नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर मधुबाला जी। डॉक्टर मधुबाला जी मनोविज्ञानी हैं और आज हम बात करेंगे कि टीन एज पर जो सोशल मीडिया का प्रभाव है। आपने देखा होगा अभी एक जनता कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, तो टीनेज जिनको हम बड़ी साधारण भाषा में जेनजी भी कहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। जो आभासी दुनिया है यानी सोशल मीडिया की जो दुनिया है और जो वास्तविक दुनिया जिसमें हम लोग जी रहे हैं, क्या उनमें फ़र्क है और इस फ़र्क को न समझ पाने के कारण ही तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर मधुबाला जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में और संस्थान के बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुबाला यादव। मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ भी काम करते हैं। सायुनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज संस्था यहाँ पे हम चला रहे हैं लखनऊ में, इंदिरा नगर में। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की जितनी भी सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ये सारा हम लोग इंस्टीट्यूशनल वर्क यहाँ पे करते हैं। क्लिनिक भी है जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के लिए काम कर रहे हैं। और शैलेंद्र जी से बहुत ही मतलब एक इनका सफ़र ये रहा है कि जितने भी ऐसे मुद्दे हैं शहर में, जो लोग वर्किंग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के इन सब चीज़ों पे चर्चा करना ताकि हम आम जनता तक पहुंच सकें, जो उनकी ज़रूरतें हैं उस पर बात कर सकें। तो थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी आज बात करने के लिए। हमारा आज का टॉपिक है टीन एज और सोशल मीडिया। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये बनता है कि जो ये सोशल मीडिया है और वास्तविक दुनिया है, इसमें फ़र्क क्या है? सोशल मीडिया देखिए, जैसे आपने बोला कि ये एक आभासी दुनिया है। यहाँ पे हमें जो है कि जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो वास्तविकता से दूर हैं। बहुत जल्दी दोस्ती हो जाना और जितने भी साइबर रिलेटेड चीज़ें हैं, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, आप देखिए कि उसकी इतने ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत जल्दी हमें बच्चे जो हैं खासकर, या जो किशोरावस्था में, उनको पता नहीं चल पाता कि रियल लाइफ से कितना अलग है। अच्छा, और ये होता क्यों है? इसका कारण ये है कि अगर हम टीन एज की बात करें तो ये जो एज है इसमें बच्चों की, अगर हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही होती है और उसी के साथ साथ उनको रोल कन्फ्यूजन भी होता है। ये एक थियरी है, यानी कि बच्चे जब 11-12 साल से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनको ये लगता है कि उनकी अपनी क्या पहचान है। होता क्या है कि आमतौर पे पेरेंट्स से उनको वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं कि जो भी वो कर रहे हैं उस पर वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें तो उनको कहाँ मिलती है? दोस्तों के बीच। अब वास्तविक तो आप देख ही रहे हैं, हाँ, दोस्त कितने ही बन पा रहे हैं क्योंकि बचपन से ही अब मोबाइल हाथों में है। तो जितने भी हम रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके इस दुनिया में जा रहे हैं तो हमें सारा वैलिडेशन यहीं से मिल रहा है। क्या पोस्ट करें, क्या करें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब कुछ। तो जो हमें वैलिडेशन रियल मिलना चाहिए था वास्तविकता से, वो हमें अब ये आभासी दुनिया में मिल रहा है। अच्छा। तो जो उसका इम्पैक्ट है वो भी वैसे ही होगा, है ना? तो वास्तविकता से दूर है तो उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही आभासी मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखा गया है कि सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लाखों, मिलियंस, हज़ार, बहुत सारे होते हैं। तो बावजूद इसके, इतने सारे दोस्तों के होने के बावजूद टीनेज अपने को अकेला महसूस करते हैं। इसकी क्या वजह है जबकि इतने सारे लोग हैं उनके साथ? ये वही बात होगी ना, लोनलीनेस पैराडॉक्स। मतलब हजारों की भीड़ में भी तन्हा है। एक ये वैसी समझिए कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नीड्स की मैं बात कर रही थी, इमोशनल कनेक्शंस बहुत ख़त्म हो गया है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मिल नहीं रहा है। पेरेंट्स भी बिजी हैं अपनी वर्किंग लाइफ में, अपने जीवन में, और उनको वो जो फ्रेंडशिप जो बढ़ती उम्र में मिलना चाहिए था, एक जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ खेलना, वो सब अब सब इंटरनेट और सब सोशल मीडिया पे हो रहा है क्योंकि रियल कनेक्शन खत्म होने की वजह से उनका इमोशनल जो नीड है वो कम पूरा नहीं हो रहा है। तो उनको वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है जो इमोशनली मिला करता था, जिसकी वजह से उनको ये जो अकेलापन महसूस हो रहा है। और बच्चों को ही क्या, बल्कि सबके ही साथ, क्योंकि जब ज़रूरत हो रही है तब ब्रेन को वो इमोशनल कनेक्शन मिल नहीं रहा है। तो क्या है कि जैसे हम एक बीच समंदर में खड़े हैं और अकेले, बिल्कुल कि पानी तो बहुत है लेकिन अगर प्यास लगी है तो उस पानी को हम पी नहीं सकते। और दूसरा कारण ये भी कि जब हम इमोशनल दुनिया से बाहर होते हैं, जब हम अपने वास्तविक दुनिया में होते हैं तब हम उसके टच में होते हैं। बिल्कुल।
हम आंखों से, बॉडी हाँ, से एक रिलेशन से एक दूसरे को देख समझ तो सकते हैं। इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं हाँ। कि बॉडी जेस्चर्स है, हाँ। अगर फीलिंग कुछ है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आभासी दुनिया में खतरा होता है। होता क्या है कि जजमेंट का खतरा, कि मेरी बात को ये किसी तरह से और गलत ना समझे। और ये जो लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसकी बड़ी वजह है सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ पे अगर हम सबको सब अच्छा करते हुए देख रहे हैं तो कुछ भी एक बुरा हुआ इसका मतलब मेरी लाइफ तो पूरी खत्म हो गई। तो जो फोमो की बात है, जो जेन जी आजकल ज़्यादा फेस कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम जो है कि ऐसा ना करें कि लोग हमें समझे ना, जाने ना और मेरी बुराई ना हो, तो वो जो जजमेंट का खतरा है ना, वो लगातार सोशल मीडिया पे बना हुआ है, क्योंकि कुछ भी एक हुआ और अब वो वायरल हो गई चीज़ें, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसका ही ज़्यादा है। अच्छा, एक और इशू खड़ा होता है कि ट्रस्ट। हमारे इतने दोस्त हैं, हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, फिर भी लगता है कहीं इसका स्क्रीनशॉट न चला जाए, कहीं ये फ़ोन हमारी बातचीत रिकॉर्ड ना हो रही हो, तो हम खुल के अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यानी हम अपने दोस्त पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका ये रीज़न है क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, रियल लाइफ कनेक्शंस है नहीं, और रियल लाइफ कनेक्शंस कहाँ मिलता है बच्चों को? सबसे पहले फैमिली में। फैमिली में वो कनेक्शंस बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अभी इस पे अब लोग फिर भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का जो यहाँ पे एंगेजमेंट है वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स, हर चीज़ में अपनी राय देना, हर चीज़ को गाइड करना, हर चीज़ को पता करना। तो जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ही मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है। हर चीज़ की जांच पड़ताल करना, सोशल मीडिया को मतलब उनको एक स्पाई जैसा फीलिंग आता है। तो एक जो लाइन होती है ना, कि सुरक्षा में और जासूसी में, तो उनको क्या हो रहा है कि जब पेरेंट्स ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे पे कर सकते हैं। एक तो ये भी रीज़न पे बच्चे बताते हैं। दूसरा ये कि अब सोशल मीडिया की वजह से साइबर बुलिंग बढ़ गई है, कौन सही है कौन गलत है, वो फ्रॉड, क्योंकि बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, वो इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग में है नहीं कि वो समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो खतरों को पहचान नहीं पाता। अब जहाँ खतरे नहीं पहचान पाएगा दिमाग, वहाँ वो फिर इन चीज़ों में फंसेगा। अगर बायोलॉजिकली देखें तो चैलेंज जी, इस समय जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, इसमें जो हमारा प्री फ्रंटल ब्रेन एरिया जो होता है वो होता है कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, मतलब लॉजिकल थिंकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अभी वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, वो 20-22 साल में तक होता है। इस समय जो एज है इसमें जो ब्रेन ज़्यादा है इमोशनल, जो लिम्बिक सिस्टम, मतलब इमोशनली हर चीज़ को प्रोसेस करना, तो वो लॉजिक नहीं देख रहे हैं, इमोशनली प्रोसेस कर रहे हैं कि यार मैं हर्ट हो गया, मुझे धोखा मिला, मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे इमोशनलिटी ज़्यादा हावी है। उसको प्रोसेस दिमाग उस तरह से कर नहीं पा रहा है लॉजिकली। तो पेरेंट्स का और हमारा काम ये होना चाहिए कि उनको लॉजिकल हम चीज़ों के लिए परसीव करना बताएं कि इसमें क्या है। लेकिन एक समस्या आ रही है कि जैसे बच्चे पहले कुछ चीज़ खोजते थे, कोई जानकारी चाहिए किताब पढ़ते थे, कहीं दूसरों से संपर्क करते थे, अखबार पढ़ते थे। अब क्या होता है कि वो चैट जीपीटी, गूगल बाबा कर लेते हैं। तो इससे क्या दिमाग पे असर नहीं पड़ रहा, कोई डेवलप नहीं हो पा रहा? बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि दिमाग के उन हिस्सों का इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं जो लिखने पढ़ने के लिए ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए थी मेमोरी के लिए, वो याद रखने की जरूरत है नहीं। अभी दिमाग क्या सोच रहा है कि हमें ये ढूंढना कहाँ से है ना, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो ये जो गूगल वाला है ना, तो वो ब्रेन में भी वो चीज़ें असर डालती हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि स्टोर तब होंगे जब हम प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन। अब प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है, बस गए और बिना सोचे समझे उसको ढूंढ लिया, ना हमने वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, ना प्रॉब्लम समस्या का समाधान किया, ना उसके बारे में सोचा। तो बच्चों की क्रिएटिविटी पे काफ़ी असर पड़ रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो रही है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे तो दिमाग काम करना बंद करने लगेगा। मतलब ये एक बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर हमने इन चीज़ों को बच्चों को नहीं सिखाया कि पहले खुद से सोचे समझे। जैसे लिखने की स्किल बहुत पुअर होती जा रही है, राइटिंग स्किल्स पुअर होने की वजह से बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, इन अटेंशन की प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम, ये सारा इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्रेन को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही वो प्रोसेस करने की। तो दिमाग बहुत जल्दी बोर हो जा रहा है ना। इसीलिए बच्चे देखिए आजकल बोलते हैं कि बोर्डम है, हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम बोर हो रहे हैं।
क्योंकि उनको एक्टिविटी है नहीं उनके पास कुछ करने और उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है जब कोई वो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, मतलब देखा और मजा मिल गया, खुशी नहीं, मिल अब तो हम देखते हैं कि ना कि जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं उसके पहले भी आता है भाई आप उससे आप पूछ लीजिए चैट जीपीटी से, वो आपको सब कुछ बता देगा। हेडिंग लगानी भी उसी को बताना है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप पूछें क्या सवाल करें। तो उससे क्या है कि सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। अब इसके लिए यही ज़रूरी है कि बच्चों को डे टू डे लाइफ में उनको हम कोशिश करें कि इससे दूर रखें, तो वास्तविक दुनिया में रहें। हाँ, वास्तविक दुनिया में रहें। स्कूल्स का भी इसमें एक बड़ा वो बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वो सारे टास्क होमवर्क से लेके विद इन सरकार का भी रोल है। यस, तो उनको इन चीज़ों पे, जैसे बहुत सारे देशों में अभी अभी हाल ही में हुआ कि वहाँ पे सेल फोन ले जाना बच्चों को अलाउड नहीं है, या उस पर कोई वर्क करना। लेकिन समस्या नहीं कि सरकार जब ऐसी प्लानिंग ले आएगी कि भाई ऑनलाइन शिक्षा होगी तो बच्चे को ले ही देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बात है। तो ये सब कोविड के बाद देखिए कितना प्रेवलेंस बढ़ा है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही और अभी जैसे बहुत सारे जगहों पे वर्क फ्रॉम होम कोविड के समय शुरू हुआ, लेकिन आज वो एक समस्या बन गया, उस समय एक हल था। बिल्कुल, उस समय हल था। अब हमें हर चीज के लिए इसका सहारा चाहिए। हाँ। अब लगता है कि इसको सोचें कैसे, याद करना पड़ता है कि इसको करें कैसे। और दूसरा इसका प्रभाव कि बच्चे जो सर्विस सेक्टर में हैं वर्क फ्रॉम होम की, वो रात भर काम करते रहते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती, सोने जागने का उनका समय नहीं रहा। तो ये क्या असर पड़ेगा पर्सनालिटी पे और हेल्थ पे? इसका जो वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की जो बदलाव हुए हैं वर्क प्लेस पे भी या हम लोगों के जीवन में, उसका तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो लोनलीनेस का था, एक तो वो है ही दिख ही रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से हमें सोशल कनेक्शन मिस कर दे रहा है। बाहर जाते थे, लोगों के बीच में उठते बैठते थे, बातें करते थे, 4 लोग से मिलते थे, तो हमारा जो एक वो लोड होता था, वो एक स्ट्रेस होता था, रिलीज होता था। अब क्या बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है, परेशान हो जाए, पूरे दिन एक कमरे में बैठे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बाउंड्रीज नहीं बन पा रही। मतलब एक घर होता था हमारा पर्सनल सेफ स्पेस कि हम काम से लौट के आ रहे हैं, घर में हमें अच्छा लग रहा है और हम अब रिलैक्स हो रहे हैं। अब घर को ही ऑफिस बना लिया है, तो वो जो घर और बाहर का जो एक बाउंड्री था ना, वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से खुद कंफ्यूजन है कि 24 घंटे तो मैं लग रहा है हम काम ही कर रहे हैं, ऑफिस में हम काम ही कर रहे हैं 24, तो ब्रेन को भी उस तरह का रिलैक्स नहीं मिल रहा है ना। तो एक ये, और जो रात और दिन में आप बोल रहे हैं, उससे बायोलॉजिकल जो एक सिस्टम था बॉडी का, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो भी डिस्टर्ब हुई है। तो नींद पूरी ना होने की वजह से भी लोगों में स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो जो ब्रेन का रेस्टिंग टाइम हुआ करता था वो ख़त्म हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं बायोलॉजिकल जो रात के अंधेरे में ही, सोने में ही होते हैं, तो वहाँ पे भी उसको डिस्टर्बेंस हुआ है। तो इन सब की वजहों से यही वजह है कि जो टीनेज और यूथ, टीनेज से जो आगे भी निकल गए बच्चे, आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी कि कहीं छोटे बच्चों के साथ हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी प्रॉब्लम्स हो रही है, शुगर की दिक्कतें आ रही हैं। जो कभी माना जाता था कि ओल्ड एज की समस्याएं हैं, वो आज हमें टीनेजर और उनसे बढ़ के यूथ में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं ना। अब बच्चे को मतलब तो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको फ़ोन स्क्रीन के सामने ही मिल रहा है, तो वो हर चीज़ में उसमें एंगेज है। हम लोग स्कूल में जब जाते थे तो वहाँ पे इतना फिजिकली एक्टिव रहते थे, पीटी से लेके हर चीज़ तक, वो सारी चीज़ें। अब बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन है, ऑफिस का वर्क ऑनलाइन है, सब कुछ है, तो हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो दिख रहा है। नींद पे असर है ना, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनका प्रेवलेंस बढ़ा है, उनकी ऑनसेट एज बड़ी अर्ली ऑनसेट हो रहा है। जो बीमारियां हमें 25 साल के बाद होती थी मानसिक रूप से, वो अब छोटे बच्चों में देख रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और ओबेसिटी और हाइपर एक्टिविटी तो बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि बच्चे फिजिकली एक्टिव है नहीं। जो भी उनकी यारी दोस्ती सब फ़ोन पे है, वो एक रूम में बंद, वहाँ भी ट्रस्ट नहीं है, वहाँ पे भी ट्रस्ट नहीं है, वहाँ पे भी हर वक्त उनको खतरा रहता है दिमाग को कि अब गए तब गए, क्योंकि वहाँ पे भी उनको ये है कि इस पे हम भरोसा कैसे करें। तो ह्यूमन कनेक्शंस के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक उसमें रह रहे हैं, और अब सामाजिकता ही ख़त्म होती जा रही है। तो मानसिक बीमारी जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी। तो एक और समस्या आती है कि जब ख़ासतौर से पेरेंट्स के सामने, कि इन बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन अगर देनी है तो कैसे दें, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता है किस उम्र में देनी चाहिए। तो और इसका क्या प्रभाव इस सब समस्याओं पे पड़ रहा है? बिल्कुल, इसका प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगेन
जो हम रियल वर्ल्ड में है नहीं, फैंटेसी वाली दुनिया है। सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन है जो एज से पहले मिल रही है। तो जो सेक्सुअल एजुकेशन, बच्चों को पता नहीं होता कि इसी इंफॉर्मेशन को कैसे लें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उनको अभी प्रोसेसिंग, मतलब लॉजिकल प्रोसेसिंग वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इमोशनलिटी। अगर उनसे आप कोई भी थोड़ा भी ट्रस्ट वर्दी बात करें या उन पे भरोसा दिखाएं, उनसे प्यार दिखाएं, तो आपकी बातों में आ जाएंगे। ये वैसे भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इजी है उसको ट्रैप करना, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कैसे यूज़ करके आपको क्या कर सकते हैं। तो सेक्सुअल एजुकेशन की शुरुआत तो मुझे लगता है अब 8 साल से हो जानी चाहिए, जहाँ के बारे में कि बॉडी ऑटोनॉमी, कि ये मेरी बॉडी, इस पर मेरा हक है, जब हम चाहेंगे तभी इसको हम किसी को परमिशन देंगे। नो कहना, गुड टच, बैड टच, ये सारी इनिशियल चीज़ें होती हैं जो छोटे बच्चों को सिखानी चाहिए जब बच्चा 6-7, क्योंकि अब तो अर्ली एजुकेशन देना पड़ रहा है, जल्दी चीज़ें मिल रही हैं। जो हम लोग 8-9 साल में सीखते थे वो 5 साल के बच्चों को गुड टच बैड टच बताना पड़ रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होके जब बच्चे 11-12 साल के टीन एज में जब वो जा रहे हैं प्यूबर्टी में, तो प्यूबर्टी हिट्स क्या होते हैं, प्यूबर्टी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, मेल फीमेल की बॉडी के बारे में बताना। तो हम जितना नॉन जजमेंटली बच्चों को बताएंगे एज ए पेरेंट, उतना ही वो सेफ फील करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं तो हम दूसरी जगहों से लेंगे। अब वो सही है गलत है पता नहीं, पेयर ग्रुप से, सोशल मीडिया पे, चैट जीपीटी से, इवन चैट जीपीटी से इस तरह की बातें बच्चे कर रहे हैं कि बताओ ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ। जो भी वो कहीं से देखते हैं तो उनको ये बताना कि जो पोर्नोग्राफी है वो क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे, मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर सेक्सुअल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, हर बॉडी की क्या एज अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, उनको बताना। और जब हम उनको टाइमली बताएंगे तो बच्चे इतने समझदार होते हैं, अवेयर होते हैं तो इस तरह जो सेक्सुअल एजुकेशन मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही, अब एलिमेंट्री स्कूल के बाद मतलब इनिशियली शुरू करें कि ये बॉडी एनाटॉमी है, गुड टच बैड टच है। फिर उसके बाद जब वो प्यूबर्टी में जाते हैं, फिर वहाँ पे जो मैंने साइकोलॉजिकल चीज़ों की बात करी कि यहाँ पे आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होता है, प्लस आप बहुत जल्दी ट्रैप होते हैं। तो अगर आपको सेक्सुअल एजुकेशन रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप सतर्क रहेंगे, बच्चे भी सतर्क रहेंगे कि मुझे किस चीज़ों को लेके बाउंड्रीज क्रिएट करनी अपने आसपास, है ना। तो दोस्ती भी बनाएं और हमेशा बच्चों को ये बताएं कि कुछ एक दो दोस्त ऐसे बनाओ जिनसे तुम रोजाना मिल सको, जिससे अपने बोलना चाहिए, मन की बात खुल के कर सकते हो। वो कॉलोनी में हो, वो आपके कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स के आते हो, संडे मिलते हो, बट उनसे मतलब आप रियल मिल रहे हो, है ना। तो 1-2 दोस्त जरूर बनाने, पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए कि अच्छा जाओ इनसे मिल लो, आज इनके साथ बैठ लो, इनको घर बुला लो। अब हम लोग ये कहते हैं घर जाने की क्या जरूरत है, बैठ के पढ़ाई करो, बाहर जाके क्या करोगे। तो वो क्या कर रहे हैं, फिर वो बच्चे फिर कंफ्यूज कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होइए, दूसरी तरफ आप हमें एक चीज रोक दे रहे हैं। तो आप बच्चों की इस तरह की मीटिंग की, चलो आज डे आउट करेंगे, फिर आज नाइट स्टे करेंगे पेरेंट्स के साथ, बच्चे भी हैं, तो वो एक समझेंगे कि फैमिली क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को वो पीयर ग्रुप के साथ ही शेयर कर पाते हैं। तो ज़रूर ऐसे रियल फ्रेंड बनने दें, जो भी, चाहे वो कज़न हो, चाहे वो आसपास के लोग हों। हम उम्र को दोस्ती बनाना और करना बहुत ज़रूरी, मतलब बड़ों के लिए तो है ही है, लेकिन अब शुरुआत बच्चों से नहीं करेंगे तो फिर वो यही आभासी दुनिया में ढूंढेंगे, जो कि ज़्यादातर मामलों में फेक ही निकलते हैं आजकल। यही तो डर है। यही तो डर है। देखिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन देना। आप स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन देखना बुरा नहीं, क्योंकि आज के टाइम की ज़रूरत है स्क्रीन। हमारे आसपास, हमारे काम से लेके, स्कूल वर्क से लेके, ऑफिशियल वर्क से लेके, हर जगह स्क्रीन है। स्क्रीन का इस्तेमाल हम माइंडफुली कैसे करें, कितना हमारे लिए नुकसानदेह है, जैसे छोटे एज के बच्चों के लिए 5 साल से तो 0 स्क्रीन होना चाहिए अगर कम बच्चे हैं, WHO का भी जो भी उनकी गाइडलाइन उसके हिसाब से, और मोर देन 2 आवर्स नहीं होना चाहिए अगर बच्चा आपका 5 साल से ऊपर है। तो मिनिमम आप जैसे आधे 1 घंटा, 1-1.5 घंटे कोई एजुकेशनल वीडियोस दिखा रहे हैं। देखिए एजुकेशन के लिए कोई चीज़ें बच्चा अगर स्क्रीन देख रहा है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव। एंटरटेनमेंट के लिए जब करेगा, जैसे गेम खेल रहा है इस तरह के, और रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो जब हम मनोरंजन के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है, और वहाँ से शुरू होता है स्क्रीन एडिक्शन। क्योंकि यहाँ पे ब्रेन को बार बार स्टिमुलेशन चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है, और छोटी छोटी रील्स देख के हर 30 सेकंड में रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही हम एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन का यूज़ करने लगेंगे, वैसे ही हमें खतरा बढ़ जाएगा कि हमें स्क्रीन एडिक्शन हो जाए।
और ये स्क्रीन एडिक्शन बिल्कुल ही सेम एडिक्शन जैसा होता है, उसके लिए कुछ अलग से अलग नहीं। जैसे स्क्रीन जैसे एडिक्शन के सिम्टम है, विड्रॉल सिम्टम है किसी भी तरह के एडिक्शन के, उसी तरह स्क्रीन एडिक्शन के बच्चे में हाइपर एक्टिविटी होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा ज़्यादा आना। तो कितने बच्चे स्क्रीन एडिक्टेड हो जाते हैं जो 4-4 5-5 घंटा पूरे दिन स्क्रीन में देख रहे हैं। गेम में आप देख ही रहे कितने फ्रॉड हो रहे हैं, गेम खेल के उनमें गेम का एडिक्शन हो जा रहा है, वो मतलब वहाँ पे जाके वो पैसे भी लगा दे रहे हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह की चीज़ें, ये सब एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट हैं जो बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। साइबर बुलिंग की वजह से भी ये, तो जितना ज़्यादा स्क्रीन अवेयरनेस हम उनको डिजिटली हमें उनको अवेयर करना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हफ्ते में 1-2 दिन डिजिटल डिटॉक्स का रखें कि संडे को नो मोबाइल जोन, खाना खाना है तो घर के मतलब फैमिली के साथ बैठ के खाना है, खाते समय कोई फ़ोन नहीं देखना है। तो ये डिसिप्लिन हमें शुरू से ही घर में बनाना पड़ेगा, तब बच्चा उसको समझ पाएगा। ये नहीं कि हम खुद तो उसको देख रहे हैं, खुद रील्स देख रहे हैं और हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि नहीं रील्स मत देखो। तो स्क्रीन का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, डिजिटली उनको अवेयर करना है कि डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हम सर्वाइव करें आगे चल के पर्पसफुली जी। वो दूसरा, बढ़ते हुए बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हुए बच्चों को अपने आसपास के लोगों के साथ एक सोशल कनेक्शन में कैसे रहें, क्योंकि प्रिविलेंस बहुत बड़ा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का भी। तो जो हमारे ऐसी पॉपुलेशन जो टिपिकल बच्चे हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल नहीं हैं, जो वो सोचते हैं जो न्यूरो टिपिकल हैं कि इन बच्चों को क्या हो गया, ऑटिज़म क्या है, ये ADHD क्या है, तो वो उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कि हम स्कूलों में वो इन्फॉर्मेशन दें कि ये हमारे बीच के लोग हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें। तो अगर हम बच्चों के संग जितना जुड़ेंगे, तो मेरा तो एक ही हमेशा रहता है कि करेक्शन की बजाय कनेक्शन बनाएं। हर चीज़ में करेक्ट नहीं, कनेक्ट हुई है। जैसे जैसे आप कनेक्ट होने लगेंगे, बच्चा खुद ही आपसे आके पूछेगा, करेक्ट होने लगेगा। यस, करेक्ट होने जैसे जैसे आप कनेक्शन करेंगे वैसे वैसे वो करेक्ट होता जाएगा। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर मधुबाला जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी समस्या हो, कोई ऐसे समाधान की ज़रूरत हो जो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, तो आप डॉक्टर साहब के साथ संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां से हम उन विषयों को दोबारा लेके एक बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। इतना लंबा समय दिया आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।